हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का 3 जनवरी का 2022 का पेपर 1 का CDP का भाग देखेंगे। तो और इससे पहले जितने भी हैं, यानी कि आपको जो CTET के पेपर मिले हुए हैं चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं और अपने अनुसार, यानी कि जिसका पेपर जिस दिन हुआ है उसके हिसाब से आप आंसर की मिला सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए। आज हम CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 30 में से कितने सही आ रहे हैं, अगर आपका 3 जनवरी को पेपर था तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम क्वेश्चनों को देखेंगे और आंसर क्या होने चाहिए थे आप और हम दोनों देखेंगे और अपने आंसर मिलाते चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 3 जनवरी का पेपर देखेंगे, 3 जनवरी 22 का पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले CDP भाग में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए तो बहुआयामी, यानी कि जो होनी चाहिए वो बहुआयामी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे विविध प्रकार की संदर्भ में पलते बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास का डैश का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर की ओर सिर की ओर चलता है, तो अधोगामी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसके ओर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विकास की किस अवस्था में बच्चे के कल्पनाशीलता वाले खेल की सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो जब प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है तो उस समय कल्पनाशील वाले खेल की ओर बच्चा चलता है, यानी कि कल्पना करने वाली, जैसे शक्तिमान वाली बात होती है या फिर कल्पना करें कि राजा रानी वाली बात, तो यहाँ पे बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या फिर इन्होंने आंसर गलत दिए हैं। अगर इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश में भी वही चीजें कही गई हैं, पर हम चले आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं सामाजिकरण की प्राथमिक द्वितीय अवस्था कौन सी है? अब द्वितीय अवस्था में परिवार कभी नहीं आएगा, पर इन्होंने सब में ऑप्शन में पहला 1 नंबर दे रखा है, तो अगर हम 1 को लेके चले तो द्वितीय अवस्था मीडिया माने जाएगी। धार्मिक स्थिति संस्थाएं नहीं होती और विद्यालय दूसरी अवस्था में मानी जाएगी। तो अगर हम इसके हिसाब से लेके चले जो पेपर आया था, तो ऑप्शन नंबर पहला लेके चलते हैं, पर इसमें अभी डाउट रखिए, क्योंकि CTET अगर चाहे तो इसमें कॉमन नंबर दे सकता है। परिवार द्वितीयक अवस्था नहीं है और इस पर चैलेंज भी हुआ है, बच्चों ने किया है, जितने को भी मैं जानता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखते हैं कि पेंसिल A पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख ग से बड़ी है। रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क्रम A क और ख से बड़ी है, वह जीन प्याजे के किस संज्ञानात्मक विशेषताओं को दर्शाती है? तो वो क्रमबद्धता को दर्शाती है, क्योंकि क्रमबद्धता क्यों हो गई, यानी कि एक पेंसिल ये है क और ये है ख, ये इससे बड़ी है, और जो इससे बड़ी वाली है ये है ग, तो इसकी और इसकी जब वो कर रही है तो वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये है वो क्रमबद्धता को दर्शाती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अनुसार मूल संक्रियात्मक चरण के बाद निम्न में से क्या कर पाना योग्य होता है? तो वो होता है परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा चरण लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो नहीं है, तो पहले हम शामिल वाले देखते हैं। पारंपरिक, उपपारंपरिक और पूर्ण पारंपरिक, और तो होगा अपारंपरिक, यानी ये शामिल नहीं है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है? एक अध्यापिका अपनी कक्षा में लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो उसे किससे बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानवीकृत परीक्षा को इस्तेमाल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है?
वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त होता है। तो वो क्या होता है? सहगामी यानी सहकर्मी सहयोगिता। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? 10वां क्या कह रहा है? किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका क्या विश्वास होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, क्योंकि सभी के अनुभव एक जैसे होते हैं, सभी के घर अलग जैसे होते हैं, सभी अलग समुदाय से आते हैं, सभी की अलग भाषा होती है, सभी अलग परिवेश से आते हैं, तो उनकी जो अनुभव होंगे वो भी अलग होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 देख क्या कह रहा है? किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और पृथक स्वतंत्र बुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गार्डनर जी की बात हो रही है, यानी हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहित प्रतिक्रिया कहते हैं, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं क्योंकि ये लड़कियों का खिलौना का खिलौना नहीं है। तो लड़कों का खिलौना नहीं है, तो ये कैसे बात कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के रूप में सहयोग देती है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्टों को ध्यान में रखती है, इस सभी ड्राफ्टों को कम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देती है, तो इस प्रकार की मान्यता को क्या कहेंगे? तो कहेंगे रचनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो उसका भाषा को सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे। भाषा की विविधताओं के आधार पर जागरूकता लानी चाहिए, विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि भाषा एक ऐसी है, क्योंकि अगर हम भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चा कक्षा में एक अच्छा स्तर या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी भाषा भारत में डाइवर्सिटी के कारण ही सभी भाषाओं का हमें सम्मान करना पड़ेगा एज ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक को, देखिए हाँ, इसमें भी एक कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें भी पहले क्वेश्चन सब में कॉमन है, केवल पूर्व निर्धारित विषय पर ही केंद्रित करना चाहिए। केवल आ गया तो केवल उस बात को काटने वाली बात है। समस्या समाधान केंद्रित होनी चाहिए, अधिगम कर्ता और समालोचन चिंतन के। तो इसमें भी अगर ऑप्शन लगाना चाहें तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, पर इसमें भी डाउट है, ये भी आप चैलेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम में जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों को उत्तर पूछ लेता है। शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धि से वंचित करना। अगर आप ये करते हैं कि सभी को प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है कक्षा में, तो वो एक कक्षा के लिए या कक्षा वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कक्षा वातावरण वाला चैप्टर आपने बीएड में कहीं पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जब माइक्रो टीचिंग करी होगी तो उसमें ये आपने देखा होगा, अगर बच्चा अपनी मर्जी से, अगर आप किसी चुनिंदा बच्चों से प्रश्न पूछने की आज़ादी देते हैं और जो बच्चा बिल्कुल आखिरी श्रेणी का भी है उसे आज़ादी नहीं है, तो वो कक्षा एक अच्छी कक्षा के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? गुजल वाकल्य से जूझ रहे डिस्कैलकुलेशिया से, ये डिस्कैलकुलेशिया है, इसमें देखेंगे डिस्कैलकुलेशिया से जूझ रहे समावेशी हेतु में क्या महत्वपूर्ण है? तो पाठ्यक्रम में मौजूद प्रसंगित जानकारी को निष्प्रवाह करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु से जोड़ना, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? तो लाभदायक नहीं है क्या होगा? लाभदायक अगर हम देखेंगे तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, क्योंकि छोटे अक्षर और वो भी दृष्टिबाधित है तो ये लाभदायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? कथन और तर्क के बारे में कह रहा है। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तिका को उपलब्ध करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रस्तुतिकरण में विभिन्न कल्पना, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, जैसे पठन विकार से जूझते विद्यार्थी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होने चाहिए? तो कौन से होने चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए एक तो, उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, और नवीन अमुख्य उपलब्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? कथन और कारण के बारे में। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता के लिए केवल पेन पेपर टेस्ट के रूप में सही रूप से निर्धारित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पेन पेपर टेस्ट नहीं इंपॉर्टेंट होता, बहुत सी जगह ओरल टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या इस तरह के टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पेन पेपर टेस्ट एक तरह ऐसा टेस्ट है कि अगर बच्चा याद करके यानी रटन पद्धति के द्वारा भी उसे अच्छे नंबर ला सकता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो 21 का क्या होगा? पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण को प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारण करने करती है। इस प्रक्रिया के आधार तो आगात्मक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आगात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कक्षा नियमन में विद्यार्थी सहकर्मी हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय शिक्षा समय विद्यार्थियों के सहगामी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? एक विकल्प चुनिए जो सही चुने जो विद्यार्थी के अधिगम को पाता है। तो वो क्या होता है? तीनों हो जाएंगे, खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा तकनीक छात्रों की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? नहीं है तो नहीं पे पहले अंडरलाइन करेंगे। हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व परिणाम चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? 25 देखा था अभी, 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से संरचनावादी कक्षा के अभिलक्षण है? तो वो है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग कर नए ज्ञानों का रचना करना, यानी इसके ऊपर हमें 2 क्वेश्चन मिले, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के ओर, और ये पुराने क्वेश्चनों से या पुराने पेपर से भी आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विचारधारा बच्चों के अधिगम को में अवरोध है? तो वो क्या है? अधिगमकर्ता को डांटने में के बिना त्रुटियों करने के लिए मौके चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण की और उदाहरण करता है? तो बाह्य अभिप्रेरण मतलब जब वो बाहरी रूप से अभिप्रेरण होता है किसी काम को करने के लिए, तो वो है बाह्य अभिप्रेरण। तो ये हो जाएगा नकद इनाम पाने के हेतु रियान एक परियोजना के लिए स्रोतों को खोजता है। तो नकद इनाम है बाह्य अभिप्रेरित, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है? कोविड महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली यह निम्न में से कौन से प्रकार के संबंध? तो संज्ञान और संवेग वाली बात जहां पर आ जाएगी, क्योंकि कोविड महामारी के दौर पर बच्चे तनाव उत्पन्न करने लगे थे और तनाव के कारण वो बच्चे विद्यार्थी नकारात्मक रूप से पहुंच गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम
अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश होता है, तो स्वयं निर्देशित, क्योंकि स्वयं निर्देशित की जहाँ बात आएगी, अगर स्वयं निर्देशित होगा तो सेल्फ डायरेक्टेड तो ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जैसे ही सेल्फ की बात आएगी, सेल्फ डायरेक्टेड, आप जब खुद अंदर से प्रेरित होंगे तभी वो एक तरह से प्रमुख होगा या अच्छा होगा या एक तरह से प्रेरित का काम करेगा। जब तक आपके किसी चीज़ के लिए खुद लक नहीं होगी तब तक वो कोई भी लक्ष्य हो या पढ़ाई हो, किसी चीज़ की बात हो, तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो हमने जो 30 क्वेश्चन देखे और 2 क्वेश्चन डाउटफुल हैं। डाउटफुल क्या है? जिसमें चैलेंज लगा हुआ है। तो आप 28 में से आप बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और अगर हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके चलें जो 2 क्वेश्चन चैलेंज है, अगर उन्हीं को सीटेट ने मान लिया तो 30 में से आप बताइए आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू।